आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के दो महान ऐतिहासिक निर्णयों की। और हमारे साथ इस चर्चा करने के लिए हैं एडवोकेट विजय सरदाना जी, जो एक अर्थशास्त्री भी हैं। विजय जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। इलेक्शन कमीशन के बारे में एक निर्णय दिया है पीएम जोसेफ साहब की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, और दूसरा जो निर्णय है वो रिटेल इन्वेस्टर्स वाला, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कमेटी बनाई गई है। पहले ये इन्वेस्टर्स वाला बात कर लेते हैं। ये रिटेल इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने का क्या मतलब है? जो स्टॉक मार्केट में खेलता है वो तो स्पेकुलेशन के लिए खेलता है, या आपको लगता है कि शॉर्ट सेलिंग बंद की जा सकती है? सर, हिंदुस्तान का स्टॉक मार्केट, अगर किसी ने हिंदुस्तान के कंपनीज एक्ट को और स्टॉक मार्केट के रूल्स को अगर पढ़ा है और समझा है, मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी बंदिशें हमारे यहाँ कानून में हैं, उतनी कहीं किसी और दुनिया के किसी स्टॉक मार्केट में नहीं। और अगर हम ये कह रहे हैं, देखिए हमारे यहाँ एक सबसे छोटी सी बात है, स्मॉल इन्वेस्टर के लिए एक छोटी सी बात है, सर्किट ब्रेकर। हमारे यहाँ सर्किट लगता है माइनस या प्लस में 5%, 10% डिपेंडिंग अपॉन द शेयर। अमेरिका में एक दिन में 40% भी मार्केट गिर सकता है। वहां नहीं है कंट्रोल। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां ये कहा जाता है कि भाई इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहा है वो दिमाग भी तो लगाएगा, या सिर्फ आंख बंद करके पैसा लगाओगे? अगर भारत सरकार या कोई भी अधिकारी या इवन सुप्रीम कोर्ट ये उम्मीद करता है कि कानून बनाने से रिटेल इन्वेस्टर को आप प्रोटेक्ट कर लोगे, ये इससे बड़ी मिथ हो नहीं सकती। आपको ये समझना होगा कि स्टॉक मार्केट में लोग क्यों मरते हैं, क्यों नुकसान उठाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है लालच, और लालच को रोकने के लिए आप कौन सा कानून बनाएंगे सर? बात आ रही है अडानी को लेके। अडानी के शेयर हमने भी खरीदे हैं, आपने भी खरीदे होंगे, हर समझदार आदमी ने अडानी के शेयर लिए होंगे जिसको समझ है बिजनेस की। लेकिन कब लेना है ये भी समझ आनी चाहिए। जब मार्केट में पी 10, 12, 15, 20, 25% तक है, यू कैन टेक कैलकुलेटेड रिस्क। अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर अडानी का शेयर ले रहा है जब पी 700 पे है, 800 पे है, 900 पे है, इसमें कानून क्या कर लेगा? और अगर उसको समझ नहीं है तो वो स्टॉक मार्केट में आया क्यों? किसी ने निमंत्रण भेजा था? प्रॉब्लम हिंदुस्तान में क्या हो रही है कि हम लोग रिटेल इन्वेस्टर जिसके लिए स्टॉक मार्केट नहीं बना है, उनके लिए ये कहा गया है आप मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाइए, लाइक म्यूचुअल फंड, लाइक यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, जिसको आप यूलिप भी बोलते हैं। अगर आपको बाजार की समझ नहीं है तो आप वो खेल क्यों खेल रहे हैं जो आपको नहीं आता? और अगर अब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है हम सुझाव देंगे, तो सर ऐसा क्या नया सुझाव है? पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट के लिए तो गवर्नेंस के मॉडल ऑलरेडी हैं, और हमारी सेबी और स्टॉक मार्केट्स आर फुल्ली रेगुलेटेड एंड गवर्न्ड विद बेस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड्स एंड बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज। अगर कोई खुद ही सुसाइड करने जा रहा है, आप उसको कैसे रोकोगे? सवाल ये है। तो सुप्रीम कोर्ट जो आज कह रही है कि रिफॉर्म्स, आप रिफॉर्म्स की बात कर सकते हैं कि चलो टेक्नोलॉजी बदल गई, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ गया, करेंसी बढ़ गई, नए फॉरेन पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, तो एक असेसमेंट कर लिया जाए कि क्या इसमें कहीं कोई कमी तो नहीं है, कोई गैप्स तो नहीं है कानून के लिए। रिव्यू के लिए, अपडेट के लिए आप एक कमीशन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कहना टू प्रोटेक्ट रिटेल इन्वेस्टर, ये ब्रीफिंग ठीक नहीं है। इसका कोई, मेरे हिसाब से जितना मेरा एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में, मैं स्टॉक मार्केट के बोर्ड पे भी रहा हूं, मैं सेबी की एडवाइजरी कमेटीज में भी रहा हूं, मैं फाइनेंशियल कंपनीज के बोर्ड पे रहा हूं, एज ए रिटेल इन्वेस्टर मैंने पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स भी किए हैं। तो सर कॉमन सेंस की बात यह है कि ये मार्केट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आज भी हमको पढ़ना पड़ता है स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्ट करते हैं। इतना आसान नहीं है कि हर आदमी कहे कि मेरी जेब में पैसा, हम जाके स्टॉक खरीदना शुरू कर दें। मरने वाले काम करोगे। लोग सट्टे में खेलते हैं स्टॉक मार्केट, और सट्टा रोकने के लिए आप कानून बनाएंगे तो आप स्पेकुलेशन पे बैन लगा दीजिए, ट्रेडिंग पे बैन लगा दीजिए। ओनली इन्वेस्टर शुड बी इन द मार्केट, ओनली इन्वेस्टर्स एंड हेजर। आप स्पेकुलेटिव मार्केट को टोटल बैन कर दीजिए अगर आप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है सर कि ये मुझे लगता है कि कमेटी बनाई है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, लेकिन जो स्कोप डिफाइन किया है मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं। कमेटी के कॉम्पोजिशन पे क्या कहेंगे आप? सर देखिए, कॉम्पोजिशन में जो लोग हैं, जो फाइनेंशियल मार्केट के लोग हैं और जो कॉर्पोरेट्स के लोग हैं जिनके नाम हैं, डेफिनेटली वेल नोन लोग हैं सर। क्या आपको लगता है कि जब सेबी ने अपने कानून बनाए, रिव्यू किए, तो इनके इनपुट नहीं लिए होंगे? क्या ये सेबी की एडवाइजरी कमेटी में पहले नहीं थे ये लोग? ये सब लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन किया है हिंदुस्तान के फाइनेंशियल मार्केट के अपग्रेडेशन
फेडरेशन के भी सबने कंट्रीब्यूट किया है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ द जजेस और रिटायर्ड जजेस, उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कितना पार्टिसिपेशन किया होगा फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर। लेकिन बाकी जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, जो फाइनेंशियल सेक्टर के लोग हैं, हर आदमी पूरी तरह से स्टॉक मार्केट के साथ जुड़ा रहा है अपने पूरी लाइफ। उन्होंने इंस्टीट्यूशन बनाए हैं इसके इर्द गिर्द और स्टॉक मार्केट से ही कमा के इतने बड़े बने। उन्होंने अपने इनपुट जरूर दिए होंगे, चाहे एज ए बैंकर, चाहे एज ए इन्वेस्टर, चाहे एज ए सीईओ, चाहे एज ए रिटेल इन्वेस्टर, एज ए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एज ए पार्ट ऑफ एफआईआई, एज ए एडवाइजर, एज ए कमेटी। तो मुझे नहीं लगता कि सडनली ओवरनाइट ये कमेटी बनाने से कोई एंटायरली नया विजडम आ जाएगा, मुझे नहीं लगता। हाँ, 2 एरियाज पे आप ये कह सकते हैं कि डिस्क्लोजर आप बढ़ा सकते हैं। सिर्फ आप इतना कर सकते हैं, मैंने भी अपने सुझाव भेजे हैं सेबी को, मैंने भी कहा है कि आप डिस्क्लोजर्स बढ़ा दीजिए। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का डिस्क्लोजर एजीएम में और एनुअल रिपोर्ट्स में रख दीजिए। आपकी गवर्नर्स, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं और जो की मैनेजमेंट पर्सनल हैं, उनके सिलेक्शन में रिलेटिव्स और रिलेशंस, जिसको हम कहते हैं रिलेटेड पार्टीज, उनके ऊपर आप कुछ रिस्ट्रिक्शंस कर सकते हैं इन द नेम ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उसको आप डिस्क्लोज कर सकते हैं, थोड़ा और डिस्क्लोजर बढ़ा सकते हैं। लेकिन अमूल चूल परिवर्तन का तो मुझे कहीं कोई गुंजाइश नहीं दिखता, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे रेगुलेशंस और सिस्टम्स, मैं इसको कहने में मुझे कोई एतराज नहीं होगा कि सेबी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द बेस्ट मार्केट रेगुलेटर इन द वर्ल्ड। इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस आर वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड गवर्न्ड एक्सचेंजेस इन द वर्ल्ड। ये 2 चीजें हैं। हाँ, आप कहने को कह सकते हैं कि आपने जो नाम दिया है उस आदमी के नाम के साथ उसका पूरा बायोडाटा छापिए। आप कॉस्मेटिक चेंजेस ला सकते हैं। जहां तक मैंने स्टॉक मार्केट को पढ़ा है, आप बहुत ज्यादा नहीं ला सकते। हाँ, अगर आप चाहेंगे कि हर नट बोल्ट को हम टाइट कर देंगे तो आप स्टॉक मार्केट को खत्म कर देंगे। आप उस चीज को खत्म कर देंगे जिसके लिए ये बना है। इससे मार्केट का डैमेज ज्यादा होगा बनस्पत की सुधार के। तो एक बैलेंसिंग एक्ट की जरूरत है और मुझे लगता है कि ये जो कमेटी बनी है 6 मेंबर की, इसमें जो सीनियर बैंकर्स और कॉर्पोरेट के लोग हैं, रिनाउंड लोग हैं, वो जो जुडिशियल मेंबर्स हैं या जो लोग स्टॉक मार्केट को नहीं समझ पाए होंगे अभी तक पूरी तरह से, उनको शायद कमेटी में जब वो बैठेंगे तो वो समझाने की कोशिश करेंगे कि देखिए, एक लिमिट से ज्यादा अगर आप किसी चीज को टाइट करते हैं ना तो वो टूट जाती है, खराब हो जाती है, यूजलेस हो जाती है। एक मेंबर है सोमशेखरन सुंदरेशन, ये ऑक्सफैम के बोर्ड मेंबर है। ऑक्सफैम डायरेक्टली फंडेड है जॉर्ज सोरोस से, रॉकफेलर से और बिल गेट से। ऐसे व्यक्ति का इस तरह की कमेटी का मेंबर होना कितना उचित है? एक बात, वैसे नंदन नीलेकानी भी हैं, एक भट्ट साहब भी हैं और केवी कामत भी हैं, वेल नोन पीपल। लेकिन नंदन नीलेकानी का पॉलिटिकल एफिलिएशन तो मोर देन क्लियर है। ये किस तरह की कमेटी है? देखिए सर, बात ऐसी है कि जितने भी ये लोग हैं, चाहे वो कामत साहब हो, वो मनमोहन जी के टाइम पे, मोंटेक सिंह आहलूवालिया के टाइम पे उनके काफी करीब रहे हैं और ये होता है। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा ये 6 के 6 लोगों के ऊपर पूरी स्टॉक मार्केट और एवरी पार्टिसिपेंट, चाहे वो ब्रोकिंग कम्युनिटी है, चाहे वो रेगुलेटर्स हैं, चाहे वो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो एफआईआईज हैं, चाहे वो डीआईआईज हैं, हर एक की निगाह इन पे होगी कि क्या इनके सुझाव लॉजिकल हैं या ये गैलरी को प्लीज कर रहे हैं, या ये अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं, या ये वास्तव में एज ए न्यूट्रल प्रोफेशनल एक सेंसिबल इनपुट दे रहे हैं। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो ऑपोजिशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, उनके प्रेशर में नहीं है। अगर इन्होंने ईमानदारी से काम किया तो निश्चित रूप से जो बेसिक सुधार हैं, जैसा मैंने पहले कह रहा हूं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, केएमपीज अपॉइंटमेंट्स और एक आधा माइनर कोई सुधार आप कर सकते हैं एंड मोर डिस्क्लोजर्स। इन 3, 4, 5 चीजों के अलावा बाकी सर स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी इतने डिस्क्लोजर्स हैं, इतने सिस्टम बने हुए हैं। आपका इंटरनल ऑडिट सिस्टम है, आपका ऑडिटिंग सिस्टम है, आपका ऑब्लिगेशंस फॉर लिस्टेड कंपनीज में दुनिया भर की ट्रांजैक्शंस हैं, बोर्ड मेंबर, सिलेक्शन ऑफ बोर्ड क्राइटेरिया, सब कुछ तो एस्टेब्लिश्ड। तो ये एक देखने वाली बात होगी कि ये 6 लोग मिलके ऐसा क्या सुझाव देते हैं जो मार्केट को बढ़ाए, सुधारे, ना कि जबरदस्ती आप उस पे एक ऐसा कब्जा डाल दें जिससे बाजार खत्म हो जाए और इंडिया की इमेज ये हो जाए कि वी आर ड्रैकोनियन, वी आर लाइक ए कंट्री विद आयरन फिस्ट एंड वी डू नॉट बिलीव इन एंटरप्राइजिंग, वी डू नॉट बिलीव इन एंटरप्रेन्योरशिप, वी डू नॉट बिलीव इन क्रिएटिविटी,
वी डू नॉट बिलीव इन इनोवेशन। मैं फिर कह रहा हूँ, जरूरत से ज्यादा अगर आपने किसी भी कानून को टाइट करते हैं वो सेक्टर खत्म हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा सर, हिंदुस्तान में आज आईटी सेक्टर इतना पावरफुल क्यों हो गया? क्योंकि वहां पे सबसे कम कानून है। जहां जहां पे आप कानून लेके आए वो सेक्टर बर्बाद हो गए, क्योंकि क्रिएटिविटी लॉ देख के नहीं आती, क्रिएटिविटी मार्केट की नीड को समझ के आती है। और कानून अगर ये कहता है कि आप ये नहीं कर सकते, तो क्रिएटिव इंसान कहेगा इसका मतलब इसकी जरूरत ही नहीं है, तो वो अपना दिमाग ही नहीं लगाएगा। और बाजार को उसकी जरूरत है लेकिन कानून परमिट नहीं कर रहा, तो अब बताइए क्या होगा? तो ये बहुत बैलेंसिंग एक्ट है, कम से कम और कुछ नहीं तो 55-60 भारत सरकार की पिछले अपने कैरियर के अंदर वेरियस रेगुलेटरी कमेटीज का मेंबर रहा हूं। और जहां जहां पे भी सरकार ने, चाहे अंडर प्रेशर, चाहे पब्लिक प्रेशर, चाहे ऑपोजिशन के प्रेशर या रेगुलेटरी ओवररीच, जजेस के जजमेंट पे अगर सरकार ने कानून बदले हैं, उस सेक्टर में क्रिएटिविटी खत्म हो गई। और यही कारण है हम लोग बोलते हैं नहीं कंट्रोल कर लेंगे। सर आप नहीं कर सकते, आप ह्यूमन पोटेंशियल को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो क्या होगा? लोग माइग्रेट कर जाए। आपके पास पहले हर चीज का लाइसेंस राज था, तो हिंदुस्तान में कभी इन्वेस्टमेंट आया? आपने हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करी, इन्वेस्टर नहीं आया। 91 में आपने क्या किया? लिबरलाइजेशन। और जहां तक बात है हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट अडानी की, सर ये माइनर एबरेशन है। 2008 में लेमन ब्रदर के साथ क्या हुआ था? पूरी दुनिया कोलैप्स हो गई थी। क्या हुआ? आज हम उससे आगे हैं। 2000 में .com बबल हुआ था पूरी दुनिया में, क्या हुआ? दुनिया बहुत आगे निकल चुकी। तो हमें मोमेंट्री एविडेंस इश्यूज को लेके सिस्टम नहीं हर जगह बदलना चाहिए। ये तो वो बात होगी कि हर क्रिमिनल के लिए आप एक नया पैरामिलिट्री फोर्स खड़ी कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलता है। आपको मानना पड़ेगा कि बाजार में रिस्क है। और जो ये बोल रहा है कि छोटा शेयर होल्डर मर गया, आप उन सारे शेयर होल्डर की लिस्ट बनवाइए, पहले उनसे पूछिए कि आपने किस प्राइस पे खरीदा और किसके कहने पे खरीदा। आपके सामने खुद एक्सपोज हो जाएंगे वो सब लोग कि अपनी मूर्खता से मरे हैं या किसी ब्रोकर की गलत एडवाइस से मरे। ब्रोकर की एडवाइस उन्होंने क्यों मानी? क्योंकि उनको खुद समझ नहीं थी, वो खुद नहीं पढ़ते थे। और ऐसी अज्ञानता का फायदा उठाने के लिए तो ब्रोकर है, और बहुत सारे लोग हैं जो मूर्ख बना के प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो पैसा आपका है, आप तो पढ़ो सच क्या है गलत क्या है। आप पढ़ना नहीं चाहते और उम्मीद करते हो कि कानून आपको बचा ले, तो या फिर एफडी में पैसा लगा लो ना। किसने कहा आप स्टॉक मार्केट में आओ? तो मुझे लगता है कि ये एक जुडिशरी ओवररीच है। और उम्मीद ये है कि ये जो 6 लोगों की समिति है, 2 महीने की बात है, 60 दिन की बात है सर, क्लोज निगाहें सबकी होंगी। और कुछ नहीं तो 6 करोड़ लोग इन 6 लोगों को देखेंगे अगले 60 दिन तक, और सब समझ में आ जाएगा कि किसमें कितना कॉम्पिटेंसी है और क्या दम है और कौन किसके प्रेशर में काम करना है।